हेलो मेरे दोस्तों। फीडबैक देना मत भूलना और कहानी का आनंद लो। एक रहस्यमय आवाज पूछती है कि क्या श्रोता को याद है, जैसे ही एक जादुई किताब खुलती है। कथावाचक समझाता है कि यह एक बहुत पुराने समय की कहानी है। बहुत समय पहले एक मानव राजा ने एक द्वार की खोज की जो दूसरे संसार में जाता था। और कहानी तब शुरू होती है जब उसने उस द्वार को खोला। जैसे ही वह द्वार खुला, मनुष्य घबरा गए और भागने की कोशिश करने लगे। द्वार से भयावह राक्षस मानव जगत में निकल आए। द्वार के उस पार का संसार प्रकट होता है, एक राक्षसों का राज्य जिसमें शक्तिशाली राक्षस रहते हैं। राक्षसों का अंतहीन प्रवाह द्वार से बाहर आता है और कभी शांतिपूर्ण दुनिया में अराजकता फैल जाती है। अनगिनत मनुष्य मर जाते हैं और दुनिया खून से लथपथ हो जाती है। उस निराशाजनक समय में मानव राजा देवताओं से सच्चे मन से प्रार्थना करता है। राजा देवताओं से मनुष्य को शक्ति देने की विनती करता है ताकि वे बुरे राक्षसों को दूर कर सकें। जवाब में आकाश से एक चमकदार प्रकाश आता है। राक्षस काले धुएं में बदल जाते हैं और गायब हो जाते हैं। उसके बाद कुछ मनुष्यों को विशेष चिन्ह और रहस्यमय शक्तियां प्राप्त होती हैं। ये शक्तिशाली मनुष्य जो राक्षसों से लड़ सकते हैं, लोगों द्वारा जादूगरों के रूप में पूज्य होते हैं। जादूगरों की वजह से दुनिया में फिर से शांति स्थापित होती है। फिर भी एक लड़का जो खोपड़ियों के बीच खड़ा है, सोचता है कि क्या वास्तव में देवताओं ने राजा की प्रार्थना का उत्तर दिया था। जब कोई पास आता है तो यह सवाल उठता है कि वास्तव में उस प्रार्थना का उत्तर किसने दिया। एक काले वस्त्र वाला व्यक्ति उस खंडहर में आता है जहां लड़का अकेला खोपड़ियों के बीच खड़ा है। नवागत व्यक्ति चौंकता है, जैसे उसे कोई भयावह सच्चाई समझ में आ गई हो। वह आदमी और रहस्यमय बच्चा खंडहर हॉल में आमने सामने खड़े होते हैं। बच्चा जो प्रकाश में नहा हुआ है, उस रहस्यमय किसी चीज का संकेत देता है। जुड़वा चंद्रमाओं के नीचे संगीत एक उज्ज्वल गोलाकार इमारत से बहता है। एक भव्य पार्टी चल रही है जिसमें कुलीन लोग बातचीत कर रहे हैं और हंस रहे हैं। कोई अंदर ही अंदर शिकायत करता है कि यह स्थिति कितनी परेशान करने वाली है। सुनहरे बालों वाली गायिका सारिन अपने साथी से बड़बड़ाती है कि यह तो जादूगरों की सभा होनी थी। सारिन कुलीनों से परेशान होकर कहती है कि वह केवल इसलिए आई क्योंकि उसे बताया गया था कि ब्लैक मेस काला जादूगर शायद यहाँ दिखाई दे। इसे सहन करने का मन बनाते हुए सारिन ने योजना बनाई कि वह सिर्फ एक गीत गाएगी और चली जाएगी, जबकि कुलीन लोग लफिन के जंगल में राक्षसों की अफवाहों पर गपशप करेंगे। गपशप में उस गाड़ी का जिक्र है जिसे हाल ही में उस जंगल में एक राक्षस ने तहस-नहस कर दिया था। सारिन कुलीनों की आलोचना करती है कि ऐसे खतरों के बावजूद वे पार्टी कर रहे हैं। अपनी चिड़चिड़ाहट के बावजूद वह वास्तव में प्रसिद्ध ब्लैक मेस से मिलने की इच्छा रखती थी। प्रदर्शन शुरू होता है और दर्शक बेसब्री से प्रसिद्ध गायिका सारिन को सुनने के लिए उत्साहित हैं। अचानक सारिन मंच पर ठिठक जाती है, उसे कुछ गड़बड़ का एहसास होता है और हर कोई आश्चर्यचकित होकर उसे घूरता है। कुलीन डर से कांप रहे हैं, जबकि उसके गीत की शुरुआत भी नहीं हुई है। सारिन समझती है कि उनके भयभीत चेहरे उन भयानक आकृतियों की ओर हैं जो ऊंची खिड़कियों के पीछे प्रकट हो रही हैं। राक्षसों को देखकर सारिन स्तब्ध रह जाती है। राक्षसों के हमले के दौरान वह कांच के खिलाफ जादू छोड़ देती है और डर से चिल्लाती है। कांच की दीवार जोर से चटकती है और सवाल उठता है कि यह क्या हो रहा है। दीवार टूटती है और एक राक्षस सारिन की ओर कंसर्ट हॉल में प्रवेश करता है। सारिन चिल्लाती है जब राक्षस उसके पास आता है।
तभी ब्लैक मेज अचानक उसके और राक्षस के बीच प्रकट होता है और उसे चीर देता है। राक्षस टुकड़ों में बिखर जाता है और मरते समय कराहता है। सारिन स्तब्ध रह जाती है क्योंकि उसके उद्धारकर्ता के चारों ओर काली जादुई शक्ति घूम रही होती है। वह पूरी तरह ध्यान केंद्रित करती है, जो कुछ वह देख रही है उससे चकित। ब्लैक मेज एक और हमला करने वाले राक्षस को अपनी प्रवाही काली जादू से काट देता है। हम देख सकते हैं कि उसकी शांत छिपी हुई चेहरे की आकृति उस शक्ति के बीच में है। और भी छिपकलियों जैसे राक्षस खिड़कियों से चिपके हैं, जबकि उसकी जादू शक्ति उन्हें चीर देती है। उसकी काली शक्ति उग्र होती है और बाकी के प्राणियों को नष्ट कर देती है। सारिन का पति खड़ी है, उसके गाल पर राक्षस का खून है। उसका साथी उसकी ओर दौड़ता है और चिंता में उसे पुकारता है। हिलडुल सारिन मुश्किल से जवाब देती है, केवल उस मेज पर ध्यान केंद्रित करते हुए जिसने उसे बचाया। वह समझती है कि यही वह ब्लैक मेज है ऑफेन का, जिसके बारे में उसने सुना था। बाहर एक और राक्षस का सिर उसकी जादू से नष्ट हो गया है। ब्लैक मेज खड़ा है, मरे हुए राक्षस के ऊपर, जुड़वा चंद्रमाओं के नीचे, एक जीवित किंवदंती के रूप में। उसकी असली पहचान स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। नीली आंखें और काले वस्त्र में ब्लैक मेज चारों ओर काली ऊर्जा से घिरा हुआ है। हॉल में सारिन को सुरक्षा की ओर जल्दी जल्दी ले जाया जाता है, जबकि लोग इशारा करते हैं कि ब्लैक मेज सच में यहाँ मौजूद है। अन्य मेहमान इस खुलासे पर नर्वस प्रतिक्रिया देते हैं कि ब्लैक मेज प्रकट हो गया है। घबराए हुए कुलीन चर्चा करते हैं कि वह ऑफेन में कितना प्रसिद्ध है और याद करते हैं कि उसने पहले कई लोगों को बचाया था। सारिन अपनी नजरें उन खंडहर खिड़कियों की ओर उठाती है, जहां ब्लैक मेज छायादार खड़ा है। वह सारिन की ओर बढ़ता है और कैजुअली उसे बुलाता है, जिससे सारिन चौंक जाती है। वह विनम्रता से पूछता है कि क्या वह घायल है। सारिन शर्मीलेपन में जोर देकर कहती है कि वह ठीक है। सुकून की सांस लेते हुए वह कहता है कि यह अच्छा है और फिर उससे कुछ पूछने की तैयारी करता है। सारिन और उसका साथी बड़ी आंखों से उसे घूरते हैं, उसके अनुरोध का इंतजार करते हुए। असामान्य गंभीरता के साथ ब्लैक मेज उससे एक अनुरोध करता है। सारिन अभिभूत होकर उत्सुकतापूर्वक वादा करती है कि वह जो कुछ भी वह मांगेगी करेगी। एक क्षण के बाद वह अपने अनुरोध को प्रस्तुत करने के लिए तैयार होता है। फिर वह संकोच के साथ पूछता है कि क्या वह उसे ऑटोग्राफ दे सकती है। सारिन चकित रह जाती है कि उसकी केवल यही इच्छा है, जबकि वह स्पष्ट करता है कि उसे कहाँ साइन करना है और उसका नाम भी पूछता है। कहानी एक उज्ज्वल दिन में एक भव्य इमारत के ऊपर स्थानांतरित होती है। शहर में अंदर मेज की फुसफुसाहट सुनकर सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ब्लैक मेज उपस्थित है। अन्य लोग भी ब्लैक मेज के आगमन की खबर पर प्रतिक्रिया देते हैं। ब्लैक मेज अपने अंदर टिप्पणी करता है कि उसे अक्सर यही विचार आता है। भीड़भाड़ वाले हॉल से गुजरते हुए वह नोट करता है कि उसे भीड़ वाले स्थान नापसंद हैं क्योंकि लोग उसके बारे में फुसफुसाते रहते हैं। वह सोचता है कि शायद यही वजह है कि उसे अपनी वर्तमान रूप में प्रकट होना पसंद नहीं है, क्योंकि इससे ध्यान खींचता है। एक संतरी नारंगी बालों वाली क्लर्क उसे एक छिपे हुए नाम से बुलाती है और बीच में खुद को सुधारती है। वह पूछती है कि वह इतना देर से मुख्य द्वार से क्यों प्रवेश कर रहा है और उसे रेन कहकर संबोधित करती है। चिबी शैली में वे पुष्टि करते हैं कि वह किसी मिशन की रिपोर्ट देने आया है और वह अनुमान लगाती है कि यह उनके मास्टर से संबंधित है। वह कहती है कि उसने वास्तव में वह कार्य पूरा कर लिया है
जबकि वह उदासी जताता है कि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। जिज्ञासु होकर वह पूछता है कि वह भारी वस्तु क्या लेकर जा रही है, और वह इसे कुछ भी नहीं बताने की कोशिश करती है। वह खुद को मास्टर के कार्यालय जाने का बहाना देती है और सुझाव देती है कि बाद में वे साथ में खाना खाएं। जैसे ही वह दूर जाती है, वह गलती से एक कागज का टुकड़ा गिरा देती है। वह गिरा हुआ कागज उठाता है और उसके पीछे कहता है कि उसने यह गिरा दिया। जैसे ही उसकी नजर उस कागज पर छपे संदेश पर पड़ती है, उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। ब्लो जवाब देता है कि ऐसा नहीं है। ब्लो खुलासा करता है कि हमलावर राक्षस थे। वह जोड़ता है कि हालांकि वे केवल मध्यम आकार के थे, उनका रूप और टावर की सुरक्षा में रवि का होना बहुत संदिग्ध है। मास्टर सहमत होता है कि यह अजीब है और कहता है कि उन्हें इसे और गहराई से जांचना चाहिए। जब ब्लो निकलता है, मास्टर फिर से मजाकिया अंदाज में उसकी तारीफ करता है कि उसने ऑटोग्राफ हासिल किया, जिस पर ब्लो चिल्लाता है कि मास्टर ने उसे मजबूर किया। फिर ब्लो विषय बदल देता है, जिससे मास्टर गंभीर होकर बात करता है। मास्टर पूछता है रूड रूड से कि वह कितने समय तक ब्लैक मेज के रूप में रहने का इरादा रखता है। ब्लो मजाक में कहता है कि इतने अजीब मिशनों के कारण उसके पास बहुत अधिक ऊर्जा है। जब मास्टर नर्वस होकर हंसता है, ब्लो अपने सच्चे नाम का खुलासा करता है, ब्लो, और वह अपनी वेशभूषा हटाने की तैयारी करता है। उसके हाथ के चारों ओर काली ऊर्जा उग्र होती है, जिससे उसका सिंबल सक्रिय हो जाता है। वह अपनी क्षमता अवेकन रिलीज का उपयोग करके परिवर्तन करता है। मास्टर नोट करता है कि उसकी सामान्य रूप में स्थिति कैसी है। रूड पहले से लंबा दिखाई देता है। रूड अब फिर से सुनहरा बाल और युवा रूप में सोचता है कि क्या वह वास्तव में बड़ा हो गया है। संकोचित होकर वह अपने उद्देश्य को याद करता है और ऑटोग्राफ का काम पूरा करने के बाद अब एक उचित मिशन की मांग करता है। वह अपनी हथेलियां डेस्क पर जोर से पटकता है, जोर देकर कहता है कि उसने ऑटोग्राफ तो ला दिया है और अब वह एक असली मिशन चाहता है। रूड गंभीरता से घूरता है, मास्टर के जवाब का इंतजार करता है। मास्टर धीरे मुस्कुराता है, स्पष्ट रूप से रूड के प्रति स्नेहपूर्ण। वह रूड को नाम से संबोधित करता है और गंभीरता से बात करने की तैयारी करता है। मास्टर समझाता है कि कॉन्सर्ट घटना के बाद से कई जादूगर और एसोसिएशन रूड पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं। वह चेतावनी देता है कि चीजें अब और भी खतरनाक और अलग होंगी और स्वीकार करता है कि वह रूड के लिए चिंतित है। रूड इंगित करता है कि इतनी खतरनाक स्थिति के बावजूद मास्टर अभी भी उसके चमकदार फ्लायर फैलाता है। चिड़चिड़ा होकर रूड कहता है कि मजाक छोड़ दें और उसे असली मिशन के विवरण सुनाए जाएं। मास्टर अंत में स्वीकार करता है कि वास्तव में एक महत्वपूर्ण मिशन है। वह विवरण देता है कि समय समय पर आयोजित एक भव्य नीलामी होती है,
जिसमें दुर्लभ और अद्वितीय वस्तुएं बेची जाती हैं। इस बार नीलामी में एक उच्च ग्रेड का नामांकित जादुई पत्थर मैजिक स्टोन शामिल होगा। रूड इसे एक शीर्ष जादुई पत्थर के रूप में पहचानता है, जबकि मास्टर कहता है कि इसमें एक जटिलता कॉम्प्लिकेशन है। जटिलता यह है कि कई अन्य जादूगर भी इस पत्थर के बारे में जानते हैं और इसके लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। मास्टर संकेत देता है कि इसी कारण आरडीई का मास्टर संकेत देता है कि आगामी मिशन काफी रोचक हो सकता है। बाद में अकेले अपने कार्यालय में मास्टर कागजी काम की समीक्षा करता है, स्पष्ट रूप से आगे की योजना बना रहा है। वह चुपचाप एक आधिकारिक दस्तावेज देखता है जिसे उसने छिपा रखा है। वह अपने आप से स्वीकार करता है कि वह यह कागज आरडीई को नहीं दिखा सकता। छिपा हुआ दस्तावेज आरडीई के लिए हीलियोस मैजिक स्कूल में प्रवेश पत्र है, जिसे वह गुप्त रखता है। नजदीकी दृश्य में यह स्पष्ट रूप से हेलियोस मैजिक स्कूल का आधिकारिक प्रवेश पत्र दिखता है। दृश्य रात में बदलता है और कांच की छत के पार तारा भरा आकाश दिखता है। गुंबद के नीचे कई कपड़े पहने और सशस्त्र व्यक्ति इकट्ठा होते हैं, जिनमें जादूगर भी शामिल हैं। भव्य नीलामी हॉल, जिसमें एक विशाल फरिश्ते की मूर्ति है, रक्षा कर्मचारियों और मेहमानों से भरी होती है। जैसे ही कार्यक्रम शुरू होने की तैयारी होती है, एक सुघड़ दस्ताने वाला होस्ट अपनी हाथ उठाकर भीड़ को संबोधित करता है। नीलामीकर्ता ऑक्शनियर आगे बढ़ता है और औपचारिक रूप से सभी को इंतजार करने के लिए धन्यवाद देता है। विश्वासपूर्ण मुस्कान के साथ वह कार्यक्रम शुरू करने की तैयारी करता है। वह आधिकारिक तौर पर लंबे समय से प्रतीक्षित नीलामी कार्यक्रम शुरू करता है। हॉल सैनिक सुरक्षा के बीच साहसिक खिलाड़ी, कुलीन और जादूगरों से भरा होता है। इवेंट के लिए सजधज कर तैयार रेन भीड़ की विशाल संख्या पर टिप्पणी करता है और वह टिप्पणी करता है कि शॉन का हार्ट मैजिक स्टोन वास्तव में असाधारण होना चाहिए। हुड पहने लड़के, जो बाद में ब्लैक मेज के रूप में पहचाना जाता है, नोट करता है कि नीलामी में रखा आइटम असाधारण रूप से दुर्लभ और उच्च ग्रेड का मैजिक स्टोन है। लाल बालों वाली महिला चारों ओर देखती है और सोचती है कि यहाँ काफी सारे जादूगर इकट्ठा हुए हैं। लड़का, जिसे ब्लैक मेज के रूप में पहचाना गया है, चिंतित होकर सोचता है कि क्या इस तरह हिस्सा लेना वास्तव में ठीक है। वह हिचकिचाता है, लेकिन खुद को मनाता है कि शायद सब कुछ ठीक रहेगा। वह सोचता है कि उसके लक्ष्य और उद्देश्य यहाँ दूसरों से अलग हैं, जिससे उसका साथी चिंतित हो जाता है। कोई कहता है कि यह मिशन शायद मजेदार हो सकता है। यह याद करते हुए वह भीतर ही भीतर विरोध करता है, इस विचार से भ्रमित होकर। फ्लैशबैक। वह अपने सुपीरियर से पूछता है कि असली मिशन क्या है। सुपीरियर समझाता है कि उन्हें इस नीलामी में किसी को ढूंढना है और एक क्लाइंट की प्रतिशोध की मांग पूरी करनी है, जिसे वेंजेंस डिलीवरी कहा जाता है। यह अनुरोध उस क्रूर जादूगर के खिलाफ है जिसने क्लाइंट की जिंदगी को बर्बाद किया। जांच करने के बाद सुपीरियर बताता है कि लक्ष्य एक ऐसा शिकार करने वाला जादूगर है जो कमजोरों का फायदा उठाता है और बार बार कानून से बच निकलता है। लड़का अनिश्चितता से सुनता है और मिशन के दस्तावेजों का अध्ययन करता है। वे उस जादूगर की फाइल की समीक्षा करते हैं। डैन मार्सेल, जिसे क्लोक के नाम से भी जाना जाता है, एक खतरनाक और चतुर तीसरी श्रेणी का जादूगर है। सुपीरियर खुशी खुशी कहता है कि इसलिए वह चाहता है कि लड़का इसे संभाले, जिससे लड़का पूछता है कि क्या उससे अपेक्षा है कि वह उस आदमी को मार डाले। सुपीरियर जवाब देता है कि मारना बहुत आसान और असंतोषजनक होगा।
वह भविष्यवाणी करता है कि दुर्लभ मैजिक स्टोन नीलामी में कई लोगों को आकर्षित करेगा, जिनके इरादे अलग अलग होंगे। वह कहता है कि भीड़ के बीच उनकी पहली जिम्मेदारी है लक्ष्य को ढूंढना। जैसे ही वे उसे पाते हैं, सुपीरियर जोर देकर कहता है कि लक्ष्य को पकड़ना है, मारना नहीं, जिससे लड़का चौंक जाता है। सुपीरियर गहराई से सुझाता है कि क्रूर तरीके अपनाए जा सकते हैं, जैसे जादूगर की बाह तोड़ना और जानकारी के लिए उसे प्रताड़ित करना। कार्यालय में वे व्यस्त डेस्क के आसपास रणनीति पर चर्चा जारी रखते हैं। फिर सुपीरियर अचानक घोषणा करता है कि असली योजना यह है कि लक्ष्य के पैंट उतार दिए जाएं, जिससे लड़का भयभीत हो जाता है। लड़का चिल्लाता है कि यह प्रतिशोध के रूप में कोई मतलब नहीं रखता, लेकिन सुपीरियर जोर देकर कहता है कि यही क्लाइंट चाहता है और उसे सुनने के लिए प्रेरित करता है। सुपीरियर खुलासा करता है कि अफवाहें हैं कि लक्ष्य कभी माना जाता था कि नष्ट हो चुके अपराधी समूह कोडल का सदस्य था। कोटो कॉटो को समाप्त माना गया था, लेकिन इनाम सूची यह सुझाव देती है कि कुछ जीवित बचे हैं और शहर। नीलामी की मेजबानी करने वाला व्यक्ति उस समूह के प्रति रंज रखता है। कहा जाता है कि कोटो कॉटो के सदस्य अपने पैरों पर अप्रत्यक्ष विषयुक्त प्रतीक वेनमेड एम्ब्लेम रखते हैं, इसलिए यदि वह निशान सार्वजनिक रूप से उजागर हो जाए तो यह बहुत नुकसानदेह होगा। सुपीरियर निष्कर्ष निकालता है कि नीलामी में उस निशान का खुलासा करना प्रतिशोध का एक बहुत ही संतोषजनक तरीका होगा। लड़का चुपचाप इस व्याख्या को आत्मसात करता है। वह चिंतित है कि यदि अफवाह गलत है तो वे केवल उस आदमी को अपमानित करेंगे, लेकिन सुपीरियर कहता है कि सार्वजनिक अपमान भी प्रतिशोध के रूप में गिना जाएगा। लड़का यह काम करने से इनकार कर देता है, लेकिन सुपीरियर नाटकीय रूप से विनती करता है, कहता है कि केवल उनके संगठन का सुपरस्टार ही इसे संभाल सकता है। वर्तमान में लौटते हुए लड़का नीलामी में खुद को संभालता है। उसका साथी पूछता है कि क्या उनकी योजना वास्तव में ठीक है, और वह नर्वस होकर दावा करता है कि वे किसी तरह सामंजस्य बना लेंगे। हंसी भव्य नीलामी हॉल में गूंजती है। एक जीवंत राजकुमारी बालकनी से झांकती है, विशाल भीड़ देखकर रोमांचित होती है। उसकी सहायक याद दिलाती है कि वे यहाँ देखने आए हैं, खेलने नहीं, और उसे बैठा देती है। राजकुमारी उत्साहित होकर कहती है कि वह उम्मीद करती है कि कुछ नाटकीय घटित होगा। और जैसे ही एक अन्य महिला देखती है, राजकुमारी नीले बालों वाली टेसियाना का स्वागत करती है जब वह हॉल में प्रवेश करती है। टेसियाना खड़े खड़े सो गई होती है। सहायक उसे जगाने के लिए पुकारते हैं। एक घंटी बजती है जो नीलामी की प्रगति का संकेत देती है। एक कुलीन युवक लैपिस को संबोधित किया जाता है, जो तुरंत सजग हो जाता है। उसके पिता उसे आज्ञा देते हैं कि वह नीलामी की प्रक्रियाओं को ध्यान से देखे, और लैपिस नर्वस होकर सहमति जताता है। लैपिस के पिता टिप्पणी करते हैं कि इतने सारे जादूगर इकट्ठे होने से कुछ रोचक घटित होना तय है। लैपिस अपनी दस्ताने वाली मुट्ठी को तनाव से कस लेता है। वह अपने पिता का आज्ञा पालन करते हुए नीचे के फ्लोर को देखता है। पास ही एक पत्ता गिरता है जो छिपी हुई जादू या तनाव का संकेत देता है। एक जानवर जैसी आकृति वाला अधिकारी अपने अधीनस्थ सीक को पुकारता है। वह सीक को याद दिलाता है कि आज उनका मिशन रक्षा करना है, जादुई पत्थर को नष्ट करना नहीं। सीक बेफिक्र होकर एक पत्तेदार डंडी से खेलता है और बड़बड़ाता है कि कुछ आता और जाता है, व्याख्यान की परवाह किए बिना। उसका सुपीरियर निराश और चुपचाप उसे घूरता है। जानवर जैसा आदमी साफ तौर पर चिढ़ जाता है। जब वह फिर पुकारता है तो सीक कठोरता से कहता है कि बुढ़े आदमी चुप रहे,
जिससे वह और भी आहत होता है। सीक आखिरी पत्ता छील हुई डंडी से गिरा देता है। वह गंभीर हो जाता है, उसका हाव भाव तेज हो जाता है। जैसे ही उसका ध्यान केंद्रित होता है और पत्ते गिरते हैं, वह जमीन पर पांव पटकता है। वह आग की ऊर्जा का विस्फोट छोड़ता है। सीक मुस्कुराता है, स्पष्ट रूप से कुछ आने की अनुभूति महसूस कर रहा है। आग उसके चारों ओर घूमती है, जैसे ही वह घोषणा करता है कि जो भी वह महसूस कर रहा है वह आ रहा है। स्टेज पर नीलामी करता एक हार नेकलेस को एक बोलीदाता को देता है और आगे बढ़ने की तैयारी करता है। वह भीड़ से कहता है कि अब नीलामी की स्टार वस्तु का समय है। रूड और उसका साथी अपनी बालकनी से ध्यानपूर्वक सुनते हैं। राजकुमारी और उसका अटेंडेंट भी ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि अगली वस्तु को अत्यंत दुर्लभ के रूप में पेश किया जाता है। लैपिस के पास कुलीन धीरे धीरे फुसफुसाते हैं, क्योंकि नीलामीकर्ता घोषणा करता है कि विशेष जादुई पत्थर को महान शजनू ने शक्ति प्रदान की है। पत्थर शाहजहां का हृदय, शाहजहांस हार्ट, नाटकीय रूप से प्रदर्शित किया जाता है और कांच के नीचे चमकता है। दर्शक इसकी चमक और शक्ति देखकर आश्चर्यचकित होते हैं। नीलामीकर्ता पत्थर की तेजस्वी शक्ति को बढ़ावा देता है और खरीदारों से कहता है कि इस अद्वितीय अवसर को न खोए। रेन चुपचाप रूड से पूछता है कि क्या उसने भीड़ में हमारे लक्ष्य को खोज लिया है। रूड स्वीकार करता है कि वह अभी भी स्पष्ट रूप से लक्ष्य की उपस्थिति पहचान नहीं पा रहा। वह समझाता है कि हॉल में मिश्रित ऊर्जा के कारण संवेदना कठिन है और अनुमान लगाता है कि शायद लक्ष्य अभी तक नहीं आया। रेन उसे चेतावनी देता है कि वास्तविकता से मत भागो। लक्ष्य के कोई स्पष्ट संकेत न मिलने पर रेन अपने स्वयं के तैयारियों को शुरू करने का निर्णय लेती है। पर्दे के पीछे आरडीई कपड़े को पकड़कर अपनी जादू शक्ति तैयार करता है। उसके चारों ओर शक्ति चमकती है, उसकी आंखें प्रकाशित होती हैं और कपड़ा हिलता है। वह अपनी शक्ति का आह्वान करता है और रूपांतरण करता है। वह अपने बड़े रूप में बदल जाता है। जादूगर ब्लो के रूप में वह एक जादू अवेकन सक्रिय करता है और उसके हाथ पर चमकते प्रतीक जगमगाते हैं। रेन अपनी परिवर्तन प्रक्रिया को देखकर टिप्पणी करती है कि कितने दुर्लभ हैं ऐसे जादूगर जिनकी रूप बदलने की क्षमता होती है। घूमती हुई अंधकार की चादर में लिपटी वह बताती है कि कैसे एक छोटा बच्चा बदलता है। रूड का बालक जैसा रूप एक आकर्षक युवा पुरुष में बदल जाता है और रूपांतरण पूरा होता है। वह पहले की बदमिजाजी के लिए माफी मांगता है और रेन खेल खेल में जवाब देती है कि वह तो सिर्फ मजाक कर रही थी। रेन उससे पूछती है कि उसके मना भंडार कितने हैं और वह जवाब देता है कि वे पर्याप्त हैं और जोड़ता है कि कुछ और महत्वपूर्ण घटित हो रहा है। आरडीई शत्रुतापूर्ण बलों की उपस्थिति को महसूस करता है और चेतावनी देता है कि वे आ रहे हैं। वह और रेन पर्दों के पीछे से झांकते हैं कि क्या होने वाला है। अचानक स्टेज पर रखवाले अचानक प्रभावित होकर हिलते डुलते हैं। एक आदमी पीछे से नीलामी करता ऑक्शनियर को पकड़ लेता है और पागल हंसी के साथ रखवालों को हटने का आदेश देता है। दो साजिशकर्ता घोषणा करते हैं कि माना स्टोन उनका इनाम है। वे जोर से दावा करते हैं कि पत्थर उनका है और साथ ही नीलामीकर्ता को बंधक बनाए रखते हैं। रेन चिंतित होकर रूड से पूछती है कि ये हमलावर कौन हैं। अपहरणकर्ता आसपास के रखवालों को आदेश देते हैं कि वे अपने हथियार नीचे करें और पीछे हटें। हमलावरों में से एक अहंकारी स्वर में कहता है कि रखवाले ही पीछे हटें। वह बैंगनी जादू की लहर छोड़ता है जो रखवालों को भगा देती है।
रखवाले डगमगाने लगते हैं। जादू के प्रभाव में वे अपने सिर पकड़कर दर्द से चीखते हैं। एक रखवाला नई जादुई चमक देखता है और आश्चर्यचकित होकर सांस छोड़ता है। एक शक्तिशाली धमाका बख्तरबंद पुरुषों को उड़ा देता है, जबकि अपहरणकर्ता अपने बंधक के साथ भागने की कोशिश करते हैं। सुनहरी ऊर्जा की अंगूठियों में हवा में घूमती हैं, जो अपहरणकर्ता के जादू का हिस्सा हैं। कुल्हाड़ी लिए जादूगर तैयार खड़ा है, उसका हथियार शक्ति से चमक रहा है। वह और उसका साथी गिरे हुए रखवालों का सहजता से अवलोकन करते हैं और स्थिति पर टिप्पणी करते हैं। हरा बालों वाला आदमी नीलामीकर्ता को दबा देता है और घमंड करते हुए, जबकि दूसरा पास खड़ा रहता है। वह घोषणा करता है कि वे माना स्टोन ले जाएंगे और उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है। अचानक दस्ताने वाला हाथ उसका कलाई पकड़ लेता है और उसे रोक देता है। सीख सीख पत्थर के सामने खड़ा हो गया है, चोरों को रोकते हुए। हरा बालों वाला जादूगर सीख के जानवर जैसे कान देखकर चौंकता है और नर्वस होकर पूछता है कि वह कौन है। सीख अपनी बिजली जैसी शक्ति से उसका हाथ कुचल देता है, जिससे चोर चिल्लाता है। घायल आदमी अपने हाथ के बारे में चीखता है और अपनी चोगा देखकर समझता है कि सीख एसोसिएशन का जादूगर है। भीड़ आश्चर्यचकित होकर फुसफुसाती है, याद करते हुए कि एसोसिएशन का जादूगर जिसके कान और पूंछ जानवर जैसे हैं, कुख्यात है। दर्शक उस प्रसिद्ध एसोसिएशन जादूगर को याद करते हैं जो उस विवरण से मेल खाता है। वे पहचानते हैं कि सीख वही है, लेनोस हाउंड, एसोसिएशन का भयभीत करने वाला प्रवर्तन अधिकारी। सीख हाउंड कहे जाने पर चिढ़ जाता है। गुस्से में वह पूछता है कि किसने अभी अभी अपमान किया। वह गुस्से में पूछता है कि किसने उसे उस उपनाम से पुकारा। कुल्हाड़ी वाले जादूगर एसोसिएशन के दखलंदाजों को शाप देता है और हमला करने की तैयारी करता है। वह सीख की ओर घातक सुनहरी ऊर्जा की लहर भेजता है और चिल्लाता है कि वह मर जाए। हमला सीधे सीख के सिर पर लगता है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसने हमला खा लिया। दोनों अपराधी आश्चर्यचकित होकर देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है। प्रभाव से उड़े मलबे भीड़ की ओर जाते हैं और संरचना से टकराते हैं। सीख धमकी भरे सहज स्वर में अपहरणकर्ताओं से बात करता है। वह लाल चमकती आंखों के साथ मुड़ता है और कहता है कि उनका हमला असल में चोट पहुंचाता है। दोनों चोर बेवकूफ और भयभीत रह जाते हैं। ऊपर से देख रही रेन समझती है कि मेजबान शहर के पास वास्तव में एक शक्तिशाली ट्रम्प कार्ड था। वह टिप्पणी करती है कि नीलामी की सुरक्षा में एसोसिएशन का जादूगर होना अप्रत्याशित है, क्योंकि वह उस समूह को आमतौर पर अलोह एलिट्स के रूप में देखती है। रूड रेन से कहता है कि सीख को ध्यान से देखो और जोड़ता है, यह आदमी पहले उस व्यक्ति के साथ दिखाई दिया था जिसे वे खोज रहे हैं। बाद में दोनों अपहरणकर्ता बेहोश होकर फर्श पर पड़े होते हैं, जबकि सीख हॉल से संबोधित करता है। सीख सभी उपस्थित जादूगरों को चेतावनी देता है कि माना स्टोन के लिए जल्दबाजी करना केवल दुर्भाग्य लाएगा। वह आदेश देता है कि नीलामी खत्म होने तक सभी को संयम रखना चाहिए और वादा करता है कि जो कोई भी पत्थर की ओर बुरी नीयत से बढ़ेगा, उससे वह स्वयं निपटेगा। विश्वास के साथ कि सभी ने बात समझ ली, वह डिस्प्ले से पीछे हटने लगता है। तभी उसे एहसास होता है कि नीलामी में माना स्टोन अचानक गायब हो जाता है, जिससे सभी भयभीत हो जाते हैं। एक कर्मचारी इंगित करता है कि एंजल स्टैचू के शीर्ष पर कोई पत्थर पकड़े खड़ा है। सीख अपने लाल बालों वाले साथी को चिल्लाता है और पूछता है कि वह स्टोन लेकर वहां क्या कर रहा है। लाल बालों वाला जादूगर मुस्कुराता है
और कहता है कि उसने हॉल में खोजी जा रही उपस्थिति महसूस की है। सीक हैरानी और चिंता में पड़ जाता है। लाल बालों वाला जादूगर छुपे हुए ब्लैक मेज रूड को चुनौती देता है कि वह माना स्टोन उसे लेने आए। वह धमकी देता है कि अगर ब्लैक मेज नहीं आया तो वह स्वयं स्टोन को खा लेगा। भीड़ डर और उलझन में फुसफुसाती है, सीक का नाम पहचानते हुए, और सोचती है कि माना स्टोन का क्या होगा। रेन समझती है कि जिसे बुलाया जा रहा है वह रूड का ब्लैक मेज रूप है। रूड चुपचाप इसे स्वीकार करता है, जबकि उसे लक्ष्य बनाए जाने से असहजता होती है। रेन सोचती है कि स्थिति अपेक्षाओं से बाहर जा रही है और सुझाती है कि अभी पीछे हट जाना बेहतर होगा। लेकिन रूड मना कर देता है, जोर देकर कहता है कि वह उस लाल बालों वाले परेशान करने वाले जादूगर के कारण मिशन नहीं छोड़ेगा। रेन मजाक में लाल बालों वाले जादूगर को रेड डस्ट कहकर उसका विवरण पकड़ लेती है। अंततः रेन निर्णय करती है कि वह रूड पर भरोसा करेगी और मानती है कि किसी तरह चीजें ठीक हो जाएंगी। दर्शकों में एक रखवाला स्वीकार करता है कि सिर्फ सीक को देखकर उसकी माना स्टोन के लिए प्रतिस्पर्धा करने की इच्छा ही खत्म हो गई। अन्य लोग बहस करते हैं कि कई जादूगर होने के बावजूद सीक को चुनौती देना मूर्खता होगी, क्योंकि वह उन सभी से बहुत ऊपर है। टेशियाना सुनती है कि केवल वह ब्लैक मेज जिसने कभी सीक से लड़ाई लड़ी थी शायद मौका पा सकता है। हालांकि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि कोई भी हिम्मत नहीं करेगा। दर्शक विश्वास न कर पाने की प्रतिक्रिया देते हैं कि कोई सीक का सामना कर सकता है। स्टैचू पर लाल बालों वाला जादूगर चुपचाप प्रतीक्षा करता है, पत्थर उसके हाथ में चमक रहा है। वह मुस्कुराता है और तैयार होता है कि वह जो प्रतिक्रिया भड़केगा उसका सामना करेगा। वह अनदेखे ब्लैक मेज का मजाक उड़ाता है, पूछता है कि क्या वह डर रहा है, और स्थिति को छुपा छुपा खेल की तरह लेता है। सीक चिल्लाता है कि वह रोकें और नीचे आएं, लेकिन लाल बालों वाला जादूगर उसे बुजुर्ग मानकर मार्ग छोड़ने को कहता है। अचानक नीली ऊर्जा की शक्तिशाली किरण स्टैचू से टकराती है। सीक और लाल बालों वाला जादूगर दोनों अचानक हुए हमले से चौंक जाते हैं। नीली ऊर्जा स्टैचू को चीरते हुए उसे तोड़ देती है। विशाल एंजल स्टैचू बिखर जाती है, सभी चकित रह जाते हैं। सीक ऊपर देखता है और पूछता है कि क्या हो रहा है। बर्फ या जल जादू का विस्फोट हिंसक रूप से जारी रहता है और स्टैचू का सिर फट जाता है। स्टैचू का सिर विस्फोट के बीच बिखर जाता है। घुलती हुई धुंध के बीच एक छायादार आकृति सिलुएटेड फिगर उभरती है। टेशियाना मलबे से कदम आगे बढ़ाती है, तलवार निकाली और आभा चमक रही है, और खुद को उस व्यक्ति के रूप में प्रकट करती है जिसने भारी हमला किया। बिल्ली कुलीन कैट नोबल गुस्से में टेसियाना का सामना करता है और पूछता है कि क्या उसने यह विनाश किया। टेसियाना शांतिपूर्वक कहती है कि वह केवल नीलामी में निष्पक्ष रूप से भाग लेने आई थी। वह अपनी बोली के लिए एक ही चांदी का सिक्का दिखाती है, जबकि वह व्यक्ति भीतर से सोचता है कि यह कितना कम है। टेसियाना जोड़ती है कि असल समस्या नीलामी नहीं है, बल्कि कुछ और है। वह लाल बालों वाले कुलीन पर उसे रोकने का आरोप लगाती है। टेसियाना दृढ़ता से कहती है कि असल में वह ही रुकावट है। गुस्साए लाल बालों वाले कुलीन उसे पागल कहकर भड़कते हैं। बालकनी से देख रही नारंगी बालों वाली महिला टेसियाना की उपस्थिति से हैरान होती है, लेकिन इसे कार्रवाई का अवसर मानती है, जबकि टेसियाना लाल बालों वाले कुलीन को रोकती है। वह अपने कपड़े में छुपे साथी के साथ पुष्टि करती है कि यह अवसर उनके लिए लाभकारी है। कपड़े में छुपा व्यक्ति हुडेड मैन सहमति में सिर हिलाता है और आगे बढ़ने की तैयारी करता है।
वह शांतिपूर्वक अपनी सहयोग की पुष्टि करता है। वह एक पुरुष और महिला की छवि याद करता है और पुरुष को अपने लक्ष्य के रूप में पहचानता है। लक्ष्य का चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जिससे उसकी पहचान पक्की हो जाती है।